स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर जो 14 है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारी आज की स्लाइड आती है उस स्लाइड का ताल्लुक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ। अगर सॉफ्टवेयर को यहाँ पर हम लोग डिफ़ाइन करें तो कहता है ऑल प्रोग्राम्स, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम्स, रूटीन्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिनको हम जो है वो रोज़ाना के रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं रूटीन के अंदर, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। डैट कंट्रोल कंप्यूटर और उन्हीं की बेस के ऊपर हम अपने कंप्यूटर को चला भी रहे होते हैं। एंड डैट टेल इट हाउ टू ऑपरेट, और वो हमें ये भी गाइड करती है कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो आगे लेकर चलना है। उसको हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली इस तरह की दो चीज़ें होती हैं, जिसको एक को हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक का ताल्लुक है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और दूसरा होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद वो तमाम नेसेसरी फाइल्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर फीड होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर में वो फील्ड होंगी फाइल, यानी कि उसमें सेव की होंगी, तो कंप्यूटर आपका रन करेगा, अदरवाइज आपका कंप्यूटर जो है वो रन नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कंप्यूटर ख़रीद लिया और कंप्यूटर के अंदर मैंने विंडो की जो है वो सीडी कर ली, लेकिन विंडो के मैंने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए, तो जारी बात है जब तक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ होती है इसे हम लोग नाम देते हैं कि ये आप लोगों का कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें नीचे उसने आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी हुआ है कि इसमें हमारे पास आ जाता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है कि विंडो को ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर कुछ नेसेसरी चीज़ें जो है वो हम लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं। इनके बगैर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर कभी भी रन नहीं करता। लेकिन अगर बात की जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जिनको अगर हम कंप्यूटर के अंदर ऐड कर लें तो वो यूज़र को इसके अंदर हेल्प जो है वो फ्राहम करती हैं। कंप्यूटर को इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, अगर कंप्यूटर में हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसके एग्जांपल पे आप लोगों को कोड करूँ तो जैसे हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम लोग VLC प्लेयर जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर लेते हैं। अगर VLC प्लेयर ना भी करें तो तब भी जो है वहाँ पर वो मूवी वगैरह चल जाती है, तब भी हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। इसी तरीके के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हम नहीं भी इंस्टॉल करते हैं और हम वैसे ही कोई अदर वर्किंग वगैरह करते रहते हैं तो वो भी वहाँ पे हमारी हेल्प करता रहता है, उसको करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप कह सकते हैं कि वो हों तो तब भी ठीक है, ना हो तो तब भी हमारा गुजारा हो सकता है, वो सारी की सारी हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, वो हमारी आ जाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अगले नंबर पर हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो बेटा हमारे पास जो मेनली नेटवर्क होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जिन्हें हम लोग जो है वो कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क का हमें आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ किसे जाता है। इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग कहते हैं व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा, तो कहता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, वो हमारी नेटवर्किंग जो है वो कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग करने के मेन हमारे पास तीन तरीक़ेकार होते हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं लैन, मैन और वैन। लैन की अगर बात की जाए तो लैन कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आ जाती है हमारे पास मैन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर आ जाती है वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। अब मैं तीनों में थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ कि तीनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले आती है लैन, जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की हद तक कंप्यूटर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने कंप्यूटर हैं हम उन कंप्यूटर के अंदर से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर शेयर कर सकते हैं, यानी कि विद इन अ बिल्डिंग ही होता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में नहीं ये मूव होता, तो उसे हम लोग नाम देते हैं, वो आपकी लैन कहलाती है। फिर आ जाती है मैन, जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि इसके अंदर उन्होंने डिफाइन नहीं की हुई, मैं इजाफी आप लोगों को इसके अंदर बता रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि हम एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ लिंकअप कर देते हैं, यानी कि इसमें एक बिल्डिंग की हद तक डाटा नहीं होता, उस बिल्डिंग का डाटा हम किसी दूसरी बिल्डिंग के साथ भी जो है वो शेयर कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक इदारा है जिसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच जो है वो उसकी हरबंसपुरा के अंदर है और दूसरी जो उसकी ब्रांच है वो मुगलपुरा के अंदर है। तो हम हरबंसपुरा और मुगलपुरा दोनों को आपस में जब लिंकअप करेंगे, उन दोनों के डाटे को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, तो देन उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो है वो नाम दिया जाता है। और फिर आखिरी हमारे पास आ जाती है वैन, जिसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में ये होता है कि हम पूरी दुनिया के साथ ग्लोबली अटैच हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे पास इंटरनेट है। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसके अंदर आप लोगों के पास बेटा जी इंटरनेट आता है। उसके अगले नंबर पे उसने लिखा हुआ है वायरलेस लोकल नेटवर्क, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। आज के दौर में जो है वो जारी बात है लोग किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए वाईफाई का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
फिर अगला पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है इंट्रानेट। इंट्रानेट जो है वो बेसिकली अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन की हद तक जब कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया जाए तो उसे इंट्रानेट का जो है वो नाम दिया जाता है। फिर लिखा हुआ है इसके अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की अगर बात की जाए तो जब हम किसी इदारे के अंदर जाते हैं तो उस इदारे ने बेसिकली अपने नाम से जो है वो नेट वहाँ पे रखा होता है। अगर हम उस नेट को ज्वाइन करने के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, क्योंकि हर बंदा उसको जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग चले जाएँ या किसी फैक्ट्री के अंदर चले जाएँ तो उन्होंने अपने जो है वहाँ पे नेट रखे होते हैं और उनको वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे बैंक के अंदर चले जाए, बैंक में 4-5 आप लोगों को वहाँ पे जो है वो एट अ टाइम सिग्नल मिल रहे होते हैं नेट के, लेकिन हम उनको ज्वाइन नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि उनके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी कोड वगैरह उन्होंने वहाँ पे लगाए होते हैं, जिसकी वजह से जब तक हम उनके आंसर नहीं कर सकते हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लास्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर इसकी बात की जाए तो आज के दौर के अंदर जो इंटरनेट है वो हमें डिफरेंट किस्म की सहूलियत फराहम कर रहा है। लाइक इसकी अगर सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों को दूँ तो इसकी एग्जांपल हमारे पास व्हाट्सएप की आ जाती है कि व्हाट्सएप हम इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोगों को नेट में चैटिंग करने के साथ साथ यानी कि अपना मैसेज टाइप करने के साथ साथ हम लोगों को ऑडियो और वीडियो कॉल करने की भी जो है वो यहाँ पे सहूलत फराहम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास आता है वो कहता है सिक्योरिटी इशू इफेक्टेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आज के दौर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को जो है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं हो पाती। उसके पीछे दो सबसे बड़ी रीजंस हमारे पास आती हैं। एक सबसे पहले आता है ई क्राइम। ई क्राइम से जो आज के दौर के अंदर हैकर्स जो मौजूद हैं, हैकर्स बेसिकली चोरों को कहा जाता है। जो चोर यहाँ पर हैं वो आपके डाटे को क्या कर लेते हैं, यहाँ से हैक कर लेते हैं, वो सारे का सारा डाटा अपने पास सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। या इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर जाकर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी जाती है जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये सारी की सारी क्राइम के अंदर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके कुछ कंपेटिटर्स होते हैं और कुछ आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ हैकर, कुछ चोर हैं जो आपकी कंपनी को जो है वो फेल करने के पीछे या आपकी कंपनी को डाउन करने के पीछे इस तरह की हरकतें वगैरह जो है वो मार्केट के अंदर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मालवर। मालवर की अगर बात की जाए तो बेसिकली समटाइम कंप्यूटर के अंदर कुछ बग्स आ जाते हैं। बग्स से मुराद यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो प्रॉब्लम क्या है कि हम एक फाइल सेव करते हैं तो वो एक फाइल नहीं बल्कि दो फाइलों की शक्ल में हमारे पास शो हो रही होती है, या वो फाइल सेव होने के बाद वो फाइल जल्दी से ओपन नहीं हो रही होती, या उस फाइल को अगर हम ओपन करने के ऊपर जाते हैं तो वो काफ़ी सारा टाइम लेती है, या उसकी वर्किंग बहुत स्लो हो रही होती है। उसके पीछे रीज़न क्या होती है? उसके पीछे रीज़न बेटा वायरस होती है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो वायरस जो है वो उसको पिक कर लेता है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये मालवेयर के नीचे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी आपके डिफरेंट किस्म के वायरस हैं जो आपके सिस्टम के अंदर जाके डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसका नाम है एथिकल इशू इफेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें वो बता रहा है, कहता है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें भी हमें कुछ चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। लाइक इन्फॉर्मेशन जो है वो किस किस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से है। कहता है यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बाय एम्प्लॉई एंड वेंडर। कहता है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉई जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनको और जो वेंडर्स जिनके साथ हमारा लेन देन होता है उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो तो हर किसी को नज़र आ रही होती है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर प्राइवेसी लगी होती है जो हर किसी को नज़र नहीं आ रही होती है। उसके लिए वहाँ पर उन्होंने लिमिट लगाई होती है कि एक हद तक जो है वो आपका एम्प्लॉई या आपका वेंडर उस इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। सारी की सारी जो असेस है वो हमारे नॉर्मली ऑनर के पास होती है। ऑनर इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली असेस कर रहा होता है। निचले नंबर के ऊपर वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है तो उसके 3 पर्पज़ हैं इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के। नंबर 1 जिसमें वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉई किस वक्त जो है वो इदारे के अंदर आ रहा है, किस वक्त इदारे के अंदर से जा रहा है, किस मंथ उसने कितनी देर काम किया, कितने ओवर टाइम उसने यहाँ पर लगाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के अंदर आ जाती हैं, जिसमें उसके पास ओवरऑल जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं, जितने वहाँ पे छोड़कर जा चुके हैं, हर एक का डाटाबेस इसके अंदर होता है। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, अपने एम्प्लॉय को चेक करने के लिए, जैसे मैंने भी ऊपर बताया आप लोगों को कि उनके लिए जो है उनका टाइम इन टाइम आउट वगैरह उस चीज़ के लिए भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमर डाटा। कस्टमर डाटा से मुराद ये कि आज हम लोगों ने कितने लोगों को सामान बेचा, आज कितनी सेल हुई, इससे प्रीवियस डे कितनी सेल हुई थी, तो ओवरऑल और कौन सा हमारा एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी वजह से हमारी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों की जो है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होती हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिज़ास्टर रिकवरिंग एंड बैकअप। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने सिस्टम के अंदर जो है वो फाइलों को जिस वक्त सेव करते चले जा रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम एक हम लोगों को ये फेस करनी पड़ती है कि हमारे जो सिस्टम है उसकी विंडो या तो करप्ट हो जाती है या कुछ फाइलें जो है वो वहाँ से गायब हो जाती हैं।
इसके लिए जो डिज़ास्टर रिकवरी एंड बैकअप है वो हम लोगों को यहाँ पे ये बताता है। डिज़ास्टर बेसिकली वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से वो बता रहा कहता है जो आपको आ सकती हैं, तो कहता है फिर आप उसके लिए क्या करें, आप उनको पहले ही उसका कोई बैकअप अपने पास रखें, यानी कि उन फाइलों को किसी ऐसी जगह पे सेव करें कि कल को अगर सिस्टम को कुछ हो जाए तो हमारे जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक समटाइम ऐसा होता है कि हमारी जो सप्लाई है वो फारिग हो जाती है, या विंडो हमारी जो है वो करप्ट हो जाती है, या जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने किए होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है उनकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका होता है, या हम अपनी कोई ऐसी मिस्टेक की वजह से कोई ऐसा वायरस अपने सिस्टम के अंदर ले आते हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डिज़ास्टर बेसिकली यहाँ पर यही बताता है कि आपने अपने जो डाटा है उसको किसी सेफ जगह के ऊपर जो है वो सेव करना होता है, ताकि कल को अगर विंडो का कोई मसला है या कोई और मसला है तो हमारा बाकी का डाटा सेफ रहे, हमें सिर्फ अपनी विंडो जो है उसी को वहाँ पे रिपेयर करना पड़े या उसको को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़े, हम जो आने वाली दूसरी मुसीबतें हैं उनसे यहाँ पर क्या हो सकें, सेफ़ हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है उसके अंदर बताता है, कहता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ट्रेंड। अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ट्रेंड की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स, अपने जो काम करने वाले वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको डिवाइड करते हैं ताकि हम लोगों को पता हो कि कौन सा काम हम लोगों ने किसके ज़िम्मे जो है वो यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी किसी एक बंदे के अंडर नहीं रखनी। अगर एक बंदे के अंडर हो, कल को वो बंदा ना आए तो हमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ जाती हैं। अगले नंबर पर से लिखा हुआ है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडेड, जिसे हम ASP का जो है वो यहाँ पे नाम देते हैं। बेसिकली ये आउटसाइडर सप्लायर्स के लिए जो है वो होती है, और इसको जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत कंप्यूटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से जो है वो यूज़ किया जाता है। आउटसाइडर जो है वो इसकी हम लोगों को यहाँ पे एक्सेस वगैरह जो है वो यहाँ पे फ्राहम कर रहे होते हैं। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग की अगर बात की जाए तो ऑन डिमांड कंप्यूटिंग के अंदर ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसके पैसे हम लोगों को उसी वक्त पे करने हैं जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको सिर्फ खरीद के रख लिया तो मुझे उसके कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसकी सबसे बड़ी अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारी सिम है, अगर मैं सिम को खरीद के रख लेता हूँ तो उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर मैं उसे कॉल करता हूँ तो कॉल करने के मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं कॉल करता ही नहीं हूँ तो क्या मुझे उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। और फिर हमारे पास आ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात की जाए तो इसके लिए हम लोगों को जो है वो पावरफुल जो है वो सर्वर हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, ताकि हम अपना जो डाटाबेस है जो बहुत हैवी है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को नेट के ज़रिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं, नेट के ज़रिए कनेक्ट होना पड़ता है, या फिर हम अपने PC को स्मार्टफोन के ज़रिए जो है वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस के ज़रिए। तो बास का लोड पड़ जाता है, तो फिर उस लोड को बेयर करने के लिए हम लोगों को एक पावरफुल जो है वो सर्वर रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो सर्वर रिक्वायर्ड होता है उसके लिए जो है वो टर्म इस्तेमाल की जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। और फिर आखिर में लिखा हुआ है ग्रिड कंप्यूटिंग। अगर इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर्स के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है, किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, या किसी स्पेशल कोई ऐप है जिसको इस्तेमाल करने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आज के दौर के अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे।